हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 को हुए एग्ज़ाम में पेपर 2 में पूछे गए समाज अध्ययन से 60 प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आपको यह अनुमान लग सके कि 2024 जेटेट में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल पूछा गया था, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ से प्राप्त किया है? गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या गारो पर्वत? ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सिंधु घाटी टिक करेंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है आपका गारो पर्वत। क्या है? गारो पर्वत। गारो खासी जयंती आप देख रहे हो कि मेघालय वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो वहीं से इतिहासकार जो है वो मानव के द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत प्राप्त किया है। ठीक है, तो ए और डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। अगला सवाल है, नौपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी और संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न था? पहला कह रहा है कि कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे। बिल्कुल सही है, कृषक जो होते थे एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, कथन सही दिख रहा है। जबकि शिकारी जो संग्राहक होते थे नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे, तो बिल्कुल पहला कथन सही दिख रहा है। बी के बारे में बात करें कि कृषक एवं गोपालक अपनी ज़रूरत से अधिक फसल उपजाते थे, बिल्कुल सही है। शिकारी संग्राहक अपनी ज़रूरत का ही संग्रह करते थे, ये भी सही है। सी में क्या लिखा है कि कृषक अतिरिक्त खाद भंडारण करते थे या बाजार में बेचते थे, ये भी सही है। जबकि शिकारी संग्राहक वैसा नहीं करते थे, तो ये कथन भी सही है। तो देखेंगे यहाँ पे सभी कथन सही दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं? उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या पंजाब में या फिर जम्मू कश्मीर में? आसान सा सवाल है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि हड़प्पाई स्थल कहाँ पाए गए थे, तो ये गुजरात में पाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका गुजरात सही आंसर है। अगला सवाल, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया गया है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि हम वन लाइनर सीरीज शुरू कर रहे हैं कल से, ठीक है, उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। वहाँ पे आपको हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने वाले हैं और वन लाइनर सीरीज में सारा कुछ रहेगा। और उसके बाद फिर एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद उससे संबंधित हमने एमसीक्यू भी रखा है, तो उसमें ज़रूर आप भाग लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पे सीरीज वो जो वन लाइनर सीरीज है कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने वहाँ पे पॉइंट बनाया है सिंपल सा, कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को उज्जैन के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। बस आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक एक लाइन रिमाइंड करते चलना है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम रिविजन करवाने का टारगेट रखे हैं। ठीक है, तो उसमें सेशन को जरूर भाग लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। ठीक है, और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के पदेन मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल के दौरान जो गुप्तचर होते थे या सैन्य विभाग के जो पदेन मंत्री हुआ करते थे, उसे किस नाम से जाना जाता था? सिंपल सा सवाल पूछ लिया गया है। तो किस नाम से जाना जाता था? तो मीर बख्शी के नाम से, है ना, मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है। ये क्लास शायद 6 या 7 का जो आप देखेंगे इतिहास का बुक, वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। और हमने जितना रिव्यू किया है इसमें, हम देखें इसमें कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 के बीच में जो भी है, खास करके आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, इन्हीं 3 किताबों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम को लगता है कि 30 से 40 क्वेश्चन यहीं से हैं, बाकी 10-20 क्वेश्चन ऐसे जो कि बाहर से हैं। तो हमको लगता है कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक यदि भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे यहाँ से, इस सेक्शन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रवर्तन किया है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रवर्तन किया है? आसान सा सवाल ये भी है
ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान रखिएगा, डाक टिकट का जो प्रवर्तन किए वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, हड़प नीति का वो शुरुआत इन्होंने ही किया था, याद होगा। ठीक है, और सबसे पहली बार रेल इन्होंने ही चलवाया था। ठीक है, सती प्रथा को बैन करने वाले कौन थे? बेंटिंग थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेगार का क्या अर्थ है? देखिए कितना सिंपल सवाल है, क्लास 8 का ये इतिहास की किताब से उठाया गया सवाल है कि बेगार का अर्थ क्या है? वेतन के लिए काम करना, जबरदस्ती मजदूर मजदूर की का काम करना, काम की खोज करना, या एक जनजाति का नाम है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो आसान सा सवाल है, जबरदस्ती मजदूरी करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हम लोग अपने भी देखेंगे कि अपनी भाषा में बोलते रहते हैं, क्या बेगारी से काम बैठे हुए, चलो कुछ काम कर लो, है ना। तो जबरदस्ती जो काम करना होता है तो उसे बेगार कहते हैं। अगला है 69 नंबर में सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस इतिहासवेता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? ठीक है, ये सब चीज़ आपको वन लाइनर्स में हमको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आर सी मजूमदार, वी डी सावरकर, अरविंद घोष, मदन लाल धिंगारा। तो याद रखना यहाँ पे वी डी सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, वी डी सावरकर। बाकी आर सी मजूमदार के बारे में पता होगा कि जो आपका अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? 1916 में लखनऊ में हुआ था ना। तो वहाँ पे देखेंगे कि इंडियन कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कब? 1916 में। ठीक है ना, 1916 में देखेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे ये अध्यक्षता किए थे आर सी मजूमदार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल क्या है? बताना है आपको कि राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया है कि उन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, कि उन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया था, और याद होगा आपको कि राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, बी में दिया है कि हिंदुत्व को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी कथन सही है। ठीक है, कब किए थे? 1828 ईस्वी में, है ना। याद रखना है आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होता है। कहाँ पे किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। ठीक, तो ये भी कथन सही है यहाँ पे। बाकी सी दिया है कि उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया था, ये भी सही है। डी में क्या दिया है कि उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है, ये कथन गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? 1793 के चार्टर अधिनियम, 1833 के भारत सरकार अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम, 1813 के चार्टर अधिनियम। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1813 का चार्टर अधिनियम जो है वो अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया पहला अधिनियम था, पहला कदम था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रगल्भ था? सवाल पूछा गया था कि मध्य भारत के निम्न में से कौन ऐसा समुदाय था जो पारंपरिक रूप से लोहा का प्रगल्भ था, यानी कि लोहा को गलाने का काम करता था। बैगा, गोंड, भील या फिर अगरिया? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका अगरिया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भील के बारे में जानते होंगे कि ये भारत में सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ठीक है, भील, और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश के एरिया में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, फूट डालो, ठीक है, फूट डालो और राज करो की राजनीति को अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, या फिर बी और सी दोनों? तो याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो ने
ये नीति लाई थी कि वोट डालो और राज करो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को, कब, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में देखेंगे कि ये बंगाल विभाजन का ऐलान करते हैं। कब, 1905 में, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, याद रखना आपको यहाँ पे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है कि ये कब से कब तक रहे थे। तो ये 1940 में रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था झारखंड में, याद होगा आपको। ठीक है, झारखंड में हुआ था ना, झारखंड के राजधानी रामगढ़ में जब हुआ था 1940 में अधिवेशन, तब से लेकर के 1946 तक रहे थे, और उसके बाद फिर 1947 में राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि 1940 में जब अधिवेशन हुआ था, उसके बाद फिर सभी व्यस्त हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह बहुत सारे जब चले थे, तो वहाँ पे सभी लोग व्यस्त हो गए थे, तो कोई भी अधिवेशन वगैरह हुआ नहीं था। तो जिसकी वजह से वो 1940 में जब अध्यक्ष बने थे, तो वो लगातार फिर वही बने रह गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे लंबे समय तक कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, कहाँ बने थे पहली बार, 1940 में, रामगढ़ अधिवेशन में। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था। ये भी आसान सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसका आसान सा सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि 1940 में कौन बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के अध्यक्ष, कौन बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कौन बने थे, अबुल कलाम जी बने थे। ठीक है, तो उससे पहले 1938 में, ठीक है, राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उनका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी को, 1938 में। ठीक है, इसी बात फिर 1939 का जब होता है अधिवेशन, ठीक है, तो वहाँ भी देखेंगे कि इन्हें चुना जाता है, लेकिन इसके बाद फिर गांधी जी से कुछ मनमुटाव होता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, इसके बाद फिर 1940 में बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हरिपुरा अधिवेशन था, और ये था ये तिरापुरी अधिवेशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था। किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था। अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलवंत सिंह। तो जब भी यहाँ पे बात आए ना रियासत के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में देखेंगे कि बहुत सारे रियासत थे जो छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। तो भारत जब आज़ाद हुआ था, तो इन लोगों को भारत में मिलाने के लिए, एक करने के लिए, भारत संघ में जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया गया था, और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो सभी को एक में लाने का, सभी देशी रियासत को एक करने का जो जिम्मा सौंपा गया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। ठीक है, और इन्हें बखूबी अपने जो कर्तव्य था वो निभाया, और बहुत अच्छे तरीके से सभी रियासतों को लगभग लगभग वो एकीकरण करने का काम किए थे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। अगला सवाल है कि किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1945, 1948, 1955 या फिर 1960। यहाँ पे तो ऑप्शन ही दिख नहीं रहा है, ऑप्शन ही पूरा गलत दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रपिता जो होते हैं महात्मा गांधी, वो उनके नेतृत्व में शुरू किया जाता है सहयोग आंदोलन। कब, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम किसी को भी टिक नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 1945 का आंसर होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 1920 है, तो फिर 1945 हम क्यों लगाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि होना चाहिए इसका सही आंसर 1 अगस्त 1920, तो 1920 ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। सिंपल सा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को।
तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, देखते होंगे कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना, हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को इतना आसान नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के बिना नहीं हटा सकते आप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी बिना महाभियोग के नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है किसका? कार्यपालिका का, राष्ट्र का, न्यायपालिका का, या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये राष्ट्र का राष्ट्रपिता होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र का प्रमुख होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? ये सवाल पता नहीं क्यों लगभग लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल बीपीएससी टीआरई जब 3 हुआ था तो वहाँ पे पूछा गया था, वहाँ पे जो था ना वो रक्तहीन क्रांति के बारे में पूछा गया था कि सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो प्रस्तावक थे कौन थे ये आपको यहाँ पे बताना है। इनका प्रस्तावक थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चेर शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? सवाल है कि चेर शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? रांची, पलामू, चतरा या चाईबासा? याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा पलामू। ठीक है, पलामू इसका सही आंसर है, एकांशी का बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? और याद होगा आप लोगों को जीएसटी 2017 में आया था। ठीक है, 2017 में 1 जुलाई 2017 है। ठीक है, तो जीएसटी का पूछा गया है फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और पूछा जा सकता है सवाल में कि वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा वैल्यू एडेड टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म, वैट पूछ लिया जाए तो। वैसे वैट को अब जो वीएटी है, वैट है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, जीएसटी में इसको मर्ज कर दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती हैं? सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती हैं? लोहा तथा निकल, लोहा तथा तांबा, मैग्नीशियम तथा निकल, या क्रोमियम तथा निकल? तो लोग जानते हैं कि पृथ्वी को जो आंतरिक जो अब अंदर का जो पार्ट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो आपका है भूपर्पटी। ठीक है, एक है आपका मेटल, मेंटल जिसे बोलते हो, और एक है आपका क्रोड। ठीक है, क्रोड बना हुआ है निफे से, ध्यान रखना है किससे बना हुआ है? निफे से। और ये बना हुआ है सियाल से, और ये बना हुआ है सीमा से। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ NiC क्या होता है? निकेल। और Fe से होता है फेरस, फेरस मतलब आयरन। तो निकेल और आयरन देखिए कहाँ पे है, तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि मेटल किससे बना हुआ है तो आपको बताना था वहाँ पे सियाल से, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम। और यहाँ पे है सिलिका और मैग्नीशियम। भूपर्वटी पूछेगा तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा, जबकि मेटल पूछेगा तो वहाँ पर बताइएगा सिलिका और एल्युमिनियम। जब क्रोड पूछेगा तो बताइएगा निकेल और फेरस, फेरस मतलब आयरन मतलब लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है? सवाल क्या है, बताना है कि कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर रहता है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच, आर्कटिक तथा वृत्त तथा अंटार्कटिका के बीच, कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा के बीच, या फिर मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा के बीच? आसान सा सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच। ठीक है, जब आप देखेंगे इस तरह से, जब हमारा ग्लोब होता है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, और ये हमारा कर्क रेखा है, और ये हमारा मकर रेखा है। तो इसके बीच में देखेंगे कि हमेशा जो एक बार देखेंगे कि मध्याह्न का जो सूर्य है वो ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक है, इसमें बोला आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक के बीच, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं होता है। फिर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, तो सिर्फ बोला ये कर्क रेखा यहीं तक के बीच में बोल रहा है, इस एरिया में बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ देखेंगे कि एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, भूकंप होता है क्योंकि उच्च ताप हवा बहती है, उच्च चाप हवा बहती है। बी में दिया है कि पृथ्वी के अंदर का मौसम मैग्मा, माफ़ कीजिएगा मैग्मा बाहर निकलता है। समुद्र में सुनामी होती है जो भूपृष्ठ को गतिशील होने के कारण है। और डी में दिया है कि लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती हैं जो भूपृष्ठ को कंपायमान करती हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। लिथोस्फीयर की जो प्लेटें हैं वो गतिशील होती हैं, ठीक है। वो क्या होता है, मोमेंट में रहती हैं, जो कि क्या करती हैं, भूपृष्ठ को कंपायन करते हैं कि कंपन की अवस्था में ले आती हैं, ठीक है, जिससे कि भूकंप आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिएगा दी, ज्योग्राफी को कंप्लीट करनी है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन एक भी आपको बाहर नहीं जाएगा। अगर चाहते हैं कि ज्योग्राफी मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमने शुरू किया है एक अध्याय मतलब कि सीरीज वाइज शुरू किए हैं, टॉपिक वाइज शुरू किए हैं। क्लास 6 का, फिर 7 का, क्लास 8 9 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो क्लास 6 मैंने कंप्लीट करा रखा है, अब क्लास 7 को शुरू करने वाले हैं। तो उस सीरीज़ को देखिए, ठीक है, फास्ट करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको वहाँ से फ़ायदा होने वाला है। और वहाँ से इससे ज्योग्राफी तक हमारी गारंटी है कि वहाँ से भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। जेटेट में बात कर रहा हूँ, मेंस में नहीं। मेंस में तो खैर लेवल उसका थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन जेटेट का जो मेन जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी जो 1 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसको देखिए, वहाँ से बाहर मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, आप लिख लो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं। कराधियान, आल्प्स, हिमालय या कराल। आसान सा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, आल्प्स हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। और बाय द वे वहाँ पे हमने मैप के थ्रू भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये माफ़ कीजिएगा, आल्प्स नहीं होगा, ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। और एक्चुअली में क्या है ना कि डी थोड़ा सा गलत लिखा होता है, इसीलिए हम इसको समझ नहीं पाए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूराल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यू से यूरोप भी होता है और यू से यूराल होता है। तो यूराल जो है ना, ये एशिया और यूरोप महादेशों को क्या करता है, पृथक करता है, ठीक है। तो वहाँ मैप से भी पढ़ाए हुए हैं, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही आंसर यूराल है। अगला सवाल है, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति है। ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति क्या है। तो खेल का मैदान के पृष्ठ उन्हें पुनः चक्रित करना, संग्रह कर उन्हें अंबार लगा कर रखना, गड्ढे में डाल देना, भूमि भराव हेतु भेज देना। ट्रक के टायर को क्या करना है, नष्ट करने का जो सबसे अच्छा जो पर्यावरण के अनुकूल है वो पद्धति वो क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो चाहे तो आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि खेल के मैदान के पृष्ठ उन्हें पुनः चरित करना, ठीक है। खेल का मैदान के पृष्ठ उन्हें क्या करते हैं हम लोग, पुनः चरित कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा पॉइंट गलत है, यहाँ पे हो जाएगा उन पृष्ठ पर, क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर, ठीक है। तो खेल के मैदान के पृष्ठ पर उन्हें पुनः चरित कर देना, ठीक है, ये सबसे अनुकूल पद्धति होगी। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। सिंपल सा सवाल है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। ऑक्साइडों का उत्सर्जन जिसके कारण विश्व उष्मायन हो रहा है। बी में दिया है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय नामक हो रहा है, यहाँ भी ये नहीं है, ठीक है, ये वाला भी एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय, अम्ल वर्षा में वृद्धि, यूट्रोफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पूछा गया कि नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय, ये मानव देखेंगे ये हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पराबैंगनी किरणों में वृद्धि का, पृथ्वी के तापमान में गिरावट का, या फिर अवरक्त किरणों में वृद्धि का, या फिर पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि का। तो आसान सा सवाल ये भी है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि। अगला है, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है। बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है। बाढ़ होने से मृदा की जलीय अंश बढ़ता है, पौधे उनमें जड़ों का गहराई तक विस्तार कर पाते हैं। बाढ़ प्रभावित समतल भूमि की मृदा में अधिक ऑक्सीजन होता है, या फिर बाढ़ कीचड़ ले आती है जो पोषण समृद्ध होती है। आसान सा सवाल ये भी, क्लास शायद ये 7 या 8 का
ये साइंस किताब से लेकिन लिया गया है। ठीक है, तो इसका आसान सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अपने साथ क्या करती हैं, जो होता है ना कीचड़ वगैरह, बाढ़ के साथ जो कीचड़ आती हैं तो उसके साथ ह्यूमस जो होता है ना वो पोषक समृद्ध होती हैं, जो कि क्या करती हैं फसल के लिए अच्छा हो जाता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, तटीय केरल, गंगा का समतल, पूर्वोत्तर भारत, मालाबार पठार। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालाबार पठार। ठीक है, मालाबार पठार इसका सही आंसर है। मालाबार पठार कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो केरल एरिया है यहाँ पे आपको मालाबार पठार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है, अभ्रक, तांबा, सोना, चूना पत्थर। अभ्रक तो देखने को मिलता है, तांबा भी देखने को मिलता है, ठीक है, सोना भी देखने को मिलता है, लेकिन चूना पत्थर आप देखेंगे यहाँ पे कि भारत झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। वैसे देखा जाए तो चूना पत्थर तो आपको झारखंड देखने को मिल जाता है, जैसे हजारीबाग में भी देखने को मिलता है, सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है, पाकुड़ में, गढ़वा में, है ना, गिरिडीह में तो देखने को मिलता ही है, बोकारो में शायद भी मिलता है ना। तो मुझे लगता है इसका सही आंसर होना चाहिए सोना। ये तो सोना देखेंगे, स्वर्ण रेखा जो नदी थी वहाँ पे पहले पाया जाता था, शायद अब वो नहीं मिलता हो। ठीक है, तो इसका हमको लगता है कि इसकी मात्रा बहुत कम है, ना कि बराबर है, तो इसका आंसर अब सी होना चाहिए, क्योंकि चूना अच्छा खासा मात्रा मिल जाता है यहाँ पे झारखंड में, तांबा तो मिलता ही है ना, और अभ्रक तो मिलता ही है, जिसके हजारीबाग और कोडरमा आपका फेमस है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रांची, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग। इसको जरूर करके जाइएगा, 2011 की जनगणना जरूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक न एक आपका आएगा ही है, एक दो क्वेश्चन रहेगा पक्का। ठीक है, तो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रांची तो होगा नहीं, है ना, ये ऑप्शन में देना ही नहीं चाहिए था। चतरा, हजारीबाग, हजारीबाग भी नहीं होगा, चतरा, लोहरदगा आप टिक कर सकते हैं, वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा में देखेंगे झारखंड का सबसे कम जनसंख्या यहीं पे है। अगला सवाल, जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी में होती है, किस नदी से होती है। जमशेदपुर के टाटा आयरन और स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है। तो देखेंगे कि जमशेदपुर किसके नज़दीक में है, किस नदी किनारे है, बराकर है या फिर पंचाने है या फिर स्वर्ण रेखा या फिर दामोदर है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है, तो यहीं से पानी इसको मिलता होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस छूटे हुए हैं। ठीक है, वैसे आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ इसका सही आंसर है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। ठीक है, और अभी देखेंगे यहीं पे एक जब वन रिपोर्ट आया था 2021 का, तो पाकुड़ का एक स्थिति था कि यहाँ पे जो वन है ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है। झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, 770, 880, 414, 514। अगर इन सब सवालों का जवाब चाहिए आपको, तो हमने एक झारखंड एसोसिएशन झारखंड का एक परिचय नाम का वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप मेरा जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे झारखंड का परिचय में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, हर एक सवाल का वहाँ पे जवाब मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन दिख रहा है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि किसका है, तो हो जाएगा आपका धनबाद। अगला सवाल है, मिश्रित कृषि से क्या आशय है। तो ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि से आशय होता है कि जहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मिश्रित मतलब होता है कि मिश्रित कृषि मतलब होता है कि कई फसलों को उपजाना एक साथ, नहीं। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है कि एक ही साथ पशुपालन भी करना और कृषि का भी काम करना। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन में दिख रहा है कि खाद्य एवं चारा फसलों को उपजाने के साथ साथ पशुपालन भी करना, ये कृषि मिश्रित कृषि का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है।
भारत में फसलों के निम्न समूह में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? गेहूँ, जौ, चना, चावल, मकई, गेहूँ। चावल तो नहीं होगा, ठीक है, ये रबी मौसम का नहीं, रबी मौसम का नहीं है, ठीक है। यहाँ भी चावल दिया है, यहाँ भी चावल दिया है, तो आसान सा ऑप्शन हो गया हमारे लिए गेहूँ, जौ और चना, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट हो गया। अब सवाल पूछा गया था कि अनेकता में एकता की बात भारत में किसने परिवर्तित किया था? ये भी आसान सा सवाल है, किसने किया था अनेकता में एकता? यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी था ना, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो ये तो अच्छा ये सी है ना, यहाँ पे ये होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अनेकता में एकता की बात भारत में किसने परिवर्तित किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? विदेशों के साथ संबंधों का प्रबंधन, प्राकृतिक स्रोतों का धारणीय उपयोग का नियंत्रण तथा उसकी सुरक्षा, बैंकों के कार्यों का नियंत्रण। ये सरकार का पूछा कार्य नहीं है, तब बैंक के कार्यों का नियंत्रण सरकार का काम नहीं है, ये आरबीआई का काम है, ठीक है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अच्छा, इससे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है डी नंबर, ठीक है, इससे बेस्ट ऑप्शन डी नंबर दिख रहा है कि किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा, ठीक है, किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच के संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा, ये सरकार का काम नहीं है ना, ये तो कानून का काम है, ठीक है। वैसे बैंकों के कार्यों को जो नियंत्रण करती हैं, ठीक है, तो ये तो आरबीआई का काम करती हैं, ठीक है, आरबीआई के नियंत्रण देखेंगे कि सब कुछ नियंत्रण होता है यहाँ पे, तो फिर भी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से सरकार का ही इसमें देखेंगे नियंत्रण रहता है ना बैंक पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? सवाल है, निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? संघ या संस्था का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। क्या पूछा है आपसे? मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। याद होगा आपको संपत्ति का अधिकार पहले था, ये राजनीतिक अधिकार था, मानवीय अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया शायद 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है, कानून का ऊपर पद का तात्पर्य क्या है? कानून का ऊपर पद का क्या तात्पर्य है? तो सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र जो है, राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो कानून का ऊपर पद का क्या तात्पर्य है कि राष्ट्र जो है वो कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला सवाल है, यहाँ भी थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, स्वर्ण रेशा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित करता है या किया जाता है? सवाल सिंपल सा है कि स्वर्ण रेशा, ठीक है, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, कपास है, रेशम है, चाहे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, चाहे तो होगा नहीं, ठीक है। अब कपास है, एक रेशम है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, सी ऑप्शन तो बचे यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है कपास, ठीक है, जूट जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, जूट अलग है, कपास अलग है, ठीक है, तो यहाँ पे कपास नहीं, इसको यहाँ पे जूट कर लेंगे, इसका जो सही आंसर क्या होगा? जूट होगा, ठीक है, जूट इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है? सवाल है कि निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका यहाँ पे 73वां और एक है 74वां, तो ध्यान रखिएगा जब भी पूछा जाए आपसे पंचायतों के बारे में तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 73वां संशोधन, ठीक है, और जबकि 74वां जो संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है? बागवानी के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, मानसून या फिर तुद्रा? तो याद रखना यहाँ पे भूमध्य सागरीय, ठीक है, कौन सा? भूमध्य सागरीय देखेंगे बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? दिल्ली, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो याद रखना यहाँ पे
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला जो प्रथम जो राज्य था वो कौन सा था? तमिलनाडु। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता किन दो तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है? संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता की किन दो तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है? तो याद रखना है यहाँ पे, कानून बनाकर योजनाएं अथवा स्कीम का कार्यान्वयन कर करके। ठीक है, कानून बनाकर योजनाएं अथवा स्कीम का कार्यान्वयन करके। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है? सवाल है, निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है? पहला दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र। तो याद रखना है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पे दो सदनीय विधायिका नहीं है। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है। ठीक है, बिहार में भी है। ठीक है, और एक है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो ये 6 राज्यों का आपको नाम रखना है याद, 1 2 3 4 5 6, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और तेलंगाना। यहाँ पे देखेंगे कि द्विसदनीय विधायिका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? सभी को सही शिक्षा देना, सभी को सभी मेडिकल देखभाल करना, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना जिनमें किसी प्रकार की दक्षता में रुचि है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे याद रखना, सभी को सही शिक्षा देना है, मानव पूंजी में निवेश है। ठीक है, अगला सवाल है, मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री दिया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और बी। तो देखेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और एक उपमंत्री। तो यहाँ पे क्या भी हो सकता है? और ए में क्या दिया है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? 3 स्तर हो सकते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री हो सकता है, एक राज्य मंत्री और एक उपमंत्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि मंत्रियों के 3 स्तर कौन कौन होते हैं। तो देखेंगे कि एक कैबिनेट मंत्री होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे कि वहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, एक राज्य मंत्री और उसके ऊपर एक उपमंत्री भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मंत्रियों के 3 स्तर हो सकते संभव है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। जबकि मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई भी ऐसा पद नहीं होता है, कोई भी ऐसा कोई स्तर नहीं होता है मंत्रियों का। चलिए आगे है, निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? बताना है कि कौन ऐसा राज्य है जो अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। तो ये भी आसान सवाल है। ये कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? यहाँ पे केरल तथा पश्चिम बंगाल। केरल तथा पश्चिम बंगाल आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला सवाल है, औसत आय क्या है? सवाल है, औसत आय क्या है? एवरेज इनकम क्या है? कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय बटा कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय संपत्ति बटा देश की प्रति व्यक्ति आय। तो सिंपल सा है, अगर हम कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें औसत आय प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल राष्ट्रीय आय जितना देश का इनकम है और कितने देश की कुल जनसंख्या उससे भाग लगा देंगे तो एवरेज इनकम निकल जाएगा, जिसे को नेट इनकम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट। तो याद रखना है आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, है ना, ये सभी प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, बाकी चेक और बैंक ओवरड्राफ्ट देखेंगे तो ये तो कागजी मुद्रा है। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल तो बहुत लंबा पूछा गया, पता नहीं कैसा सवाल है। चलिए देखते हैं इसको क्या दिया है। कहता है, मैंने 5,10,000 रुपया में एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बुक किया था। ठीक है, कोई बात नहीं है। गाड़ी की सुपुर्दगी है वो 6 महीने में करनी थी, यानी कि जो डिलीवर करना था वो कितना करना, 6 महीने के बाद करनी थी। ठीक है, गाड़ी की सुपुर्दगी में देर हुआ। ठीक है, गाड़ी डिलीवर करने में क्या हुआ, देर हुआ उसमें, तो गाड़ी की कीमत बढ़ करके अब हो गया 5,25,000। हमने खरीदा कितना में, 5,10,000 में खरीदा था, 6 महीने का टाइम लिया था, लेकिन 6 महीने से देर हो गया, लेकिन अब उसका रेट बढ़ करके 5,25,000 हो गया, मतलब कि 15,000 रुपये बढ़ गया। तो इस मामले में क्या होगा? तो सिंपल सा, इस मामले में क्या होगा, 15,000 रुपये फिर हम क्या कौन चुकाएगा?
इसका वहन कौन करेगा? कस्टमर करेगा या फिर विक्रेता करेगा? जाहिर सी बात है विक्रेता करेगा, क्योंकि गलती उसकी थी। ठीक है, तो देखिए कहाँ क्या दिया ऑप्शन में। पहला दिया कि मुझे सुपुर्दी के समय अतिरिक्त 15,000 रुपये भुगतान करना होगा। नहीं, मुझे 15,000 रुपये भुगतान करने का कोई देयता नहीं है, क्योंकि देर कार डीलर के द्वारा हुआ था। बिल्कुल सही। ठीक है, कि हम 15,000 भुगतान करने का कोई हमें देवता नहीं है, मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि गलती किसकी थी? कार डीलर की थी। अगला सवाल है, झारखंड के कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? झारखंड के कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए जो है वो उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, 38 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है किस पर है? बच्चे पर, स्कूल पर, प्राचार्य पर या शिक्षक पर? तो ध्यान रखना है कि एनसीएफ जो आया है वो बच्चे पर केंद्रित किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है, अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे आप, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को यदि पकड़ लेते हैं आप, तो सीढ़ी पे जो है ना लगभग जिस तरह का जो सवाल आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप जो बच्चे पर डिपेंड होता है वहाँ सब क्रैक कर जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको बेस समझना होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा? बताना है कि कौन सा कंडीशन होगा जिसके अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सबसे सफल होगा। तो बात करें पहला ऑप्शन के बारे में कि जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का भिन्न अंश है। बिल्कुल सही है। जब वे कक्षा कक्ष क्रियाकलापों से नज़दीकी संबंध रखते हैं, ये भी सही है। उपलब्धि की उन्नति पर उनके प्रभाव के लिए क्रियाकलाप का मूल्यमापन है, तो ये भी सही लग रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो याद रखना यहाँ पे पहला ही कथन सही दिख रहा है कि कक्षा में बिना निष्कर्ष के कोई कहानी प्रस्तुत करना। कोई निष्कर्ष निकाले बिना कोई कहानी सुना दे, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किस छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? सवाल है, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? अधिगम मतलब होता है लर्निंग, सीखना। ठीक है, प्रश्नोत्तर, संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना, संबंधों को बनाना, जांचों को बनाना। सही आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर। अगर इसे प्रश्नोत्तर से करते हैं तो इसे देखेंगे कि इस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी छात्र के द्वारा। ठीक है, बाकी देखेंगे संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना, ये ठीक है। संबंधों को बनाना, ये सही है। जांचों को बनाना, ये सही है। और अंतिम प्रश्न है, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है? विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है? सवाल समझ में आ रहा है ना? पूछ रहा है कि विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह मूल्यांकित नहीं होता। यह मूल्यांकित नहीं होता है ना, यानी मूल्यांकित नहीं होता मतलब क्या? इसको हम लोग जांच नहीं करते। ठीक है, ऐड नहीं करते हैं उसको मार्कशीट में। तो ये था जो क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कभी 2012 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको भी हम लेकर के आएंगे, उसको भी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।